लेट्स गो। चलो चलो शुरुआत करते हैं अपने बढ़िया से नए लेक्चर में। और दिस इज द पार्ट 2 ऑफ ऐसे 810। और अगर आपने रिवाइज किया है पिछला वीडियो तभी मजा आएगा इस वीडियो में। नहीं तो वैसे तो ये समझ लो बहुत लेफ्ट ओवर है 810 का। 810 का जो मेन मुद्दा था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर ही लिया। ठीक है, अच्छा खासा मुद्दा जो था। वो तेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि हमने इम्पोर्टेंटली तो ये चीज पढ़ी थी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी है, ठीक है, अच्छे से पढ़ ली थी। और फिर हमने उसके बाद एक ये भी चीज पढ़ ली थी कि भैया क्या क्या चीजें आती हैं एलिमेंट्स ऑफ द रिपोर्ट में। ऊपर ऊपर से पढ़ी थी, पर ऐसा नहीं है कि पढ़ी ही नहीं थी। और इसमें मैंने लिखा भी हुआ है रीड। तो उसमें कुछ कुछ चीजें होती है, टाइटल, एड्रेसी, सिग्नेचर। और सी से फिर क्या था, मैंने बोला था ना दो चीजें, एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज की, ऑडिटर की, दूसरी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेट। तो डी, मतलब मैंने बताया था डी एस सी। एस से सिग्नेचर, डी से डेट, सी से वो रिलेशनशिप। ठीक है, ओके जी, ये हो गया। फिर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सब पढ़ ली थी। फिर हमने ये पढ़ लिया था कि इसके अंदर प्रॉपरली आइडेंटिफाई होनी चाहिए ऑडिटेड एफेयर्स, क्लियर ओपिनियन होना चाहिए कि भैया हम क्या ओपिनियन दे रहे हैं। पर हम ये बता रहे हैं कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आप ये समझो कि इससे हमारी पूरी हमें जानकारी मिल जाएगी फुल एफेयर्स की। ये फुल एफेयर्स का कभी भी सब्स्टिट्यूट नहीं माना जाता, समरी एफेयर्स। तो ये भी हमने लिखना होता है। ठीक है, अभी आओ हम फटाफट ये पढ़ लेते हैं। ये क्या, ये है सैंपल कि ओपिनियन कैसे लिखे जाते हैं और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लिखी जाती है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी केस स्टडीज वगैरह आएंगी ना, तो उनकी लैंग्वेज इस तरह से हमें पकड़नी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं। और हमें लिखने के लिए भी आ सकता है, इनको आईसीए का कोई भरोसा नहीं है भाई मेरे, कुछ भी कर सकती है। ठीक है, तो सैंपल ओपिनियन, द समरी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट which comprises the summary balance sheet as at जो भी 31st मार्च है, ठीक है, साल लिख दो। द समरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड समरी कैश फ्लो स्टेटमेंट। समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के तीन चीज आती है, बैलेंस शीट आती है एज एट, और समरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आती है, और समरी कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है फॉर द ईयर एंडेड, जो भी है। And related notes are derived from the audited financial statements of ABC Limited for the year ended इतना इतना इतना। ठीक है, ये हमने बता दिया पहली चीज तो कि भैया ये हमने इधर से डिराइव करी है। फिर इन आर ओपिनियन द अकम्पनिंग समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर या इनकंसिस्टेंट ऑफ द आर a fair summary of the audited financial statement in accordance with the accounting standard notified under the Companies Act 2013 and the accounting policies generally accepted in India in summary financial statement. वो कह रहा है in our opinion the accompanying summary financial statement are fair summary of a audited financial statement in accordance with the accounting standards notified under the Companies Act 2013। ठीक है, एंड द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। ठीक है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सेकंड यार, ये गले गले ऐसे तो मैं बहुत परेशान होता हूँ भाई, पूछो मत बस। ठीक है, चलो, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। Our responsibility is to express an opinion on whether the summary financial statement are a fair summary of the audited financial statements based on our procedures which were conducted in accordance with the standards on auditing art, so thus engagements to report on summary financial statement। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर या फिर अदर मैटर पैराग्राफ इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड एफएस। ठीक है, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स क्वालिफाइड ओपिनियन। अगर जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट थी उसके अंदर ये चीजें हैं, क्वालिफाइड ओपिनियन 705। ठीक है, ईओएम या ओएम पैरा 706, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द गोइंग कंसर्न 570 या कैम 701, और अनकरेक्टेड मटेरियल में स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन 720। क्या, 720, 570, 701 एम, 705 क्वालिफाइड ओपिनियन, 706 ओ एम ई एम पैराग्राफ।
ठीक है, अगर ये सब कंटेन करती है किसमें, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट। इफ समरी एफएस आर कंसिस्टेंट और फेयर समरी द ऑडिटर शेल। अगर इसके अंदर अब क्या है आप समझना, पहला केस दे दिया, पहला केस मतलब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भैया आप जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी बना रहे हो ना, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये ऊपर जो बातें लिखी है वो थी, ठीक है, ये सब। तो उसके बाद आपने देखा जो समरी है ना वो कंसिस्टेंट है, पर अगर समरी कंसिस्टेंट है लेकिन ऑडिट रिपोर्ट में कुछ मॉडिफिकेशन या ये क्वालिफिकेशंस दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्टेट करेंगे द इंक्लूजन ऑफ द अबव मैटर इन आवर ऑडिट रिपोर्ट। सबसे पहले तो जो ऊपर ऊपर में से जो भी बातें लिखी हुई है ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको भी हम अपनी अपने में लिख देंगे, उसके जो मैटर्स है ना वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिख देंगे। फिर डिस्क्राइब करेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन एंड इट्स इफेक्ट, अगर क्वालिफाइड ओपिनियन है, या मैटर्स इन ईओएम एंड ओएम पैराग्राफ या फिर गोइंग कंसर्न सेक्शन एंड देयर इफेक्ट्स। ठीक है, क्वालिफाइड ओपिनियन का बेसिस बताएंगे और उसका इफेक्ट बताएंगे, समरी पे क्या आ रहा है, और ईओएम एंड ओएम और गोइंग कंसर्न, ईओएम ओएम और गोइंग कंसर्न के सेक्शन के अंदर जो भी मैटर है उसको भी सब बताएंगे और उसके इफेक्ट बताएंगे हमारे रिपोर्ट के अंदर। फिर हम ये बताएंगे अनकरेक्टेड अगर मिस स्टेटमेंट है इन अदर इंफॉर्मेशन 720, ठीक है, तो उसका इफेक्ट भी बताएंगे ऑन द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक चीज के बारे में बात की नहीं करी जो इसके अंदर था, ये कैम के बारे में। कैम का कहीं नहीं आया यहाँ पे, कैम कहाँ लिखेंगे, if audited financial statement report has an adverse opinion or disclaimer या summary FS, मतलब if ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पास एडवर्स ओपिनियन है या डिस्क्लेमर ओपिनियन है, तो समरी एफएस शेल रिपोर्ट कह रहा, पहला तो ये सेम चीज की भैया एडवर्स और ओपिनियन या फिर एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एग्जिस्ट करता है आपकी वो वाली रिपोर्ट के अंदर, फुल रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। डिस्क्राइब करेंगे फॉर द बेसिस ऑफ द ओपिनियन, उसमें बेसिस ऑफ द ओपिनियन लिखा होगा ना कि हम इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, फिर वो डिस्क्राइब करेंगे। फिर स्टेट करेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवर्स ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन इट इज इनएप्रोप्रिएट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द समरी एफएस। जब उसके अंदर समरी जिससे हमने समरी बनाई है, ठीक है, उसके अंदर ही गड़बड़ है, समरी जिससे बनाई है आपने उसमें ही गड़बड़ है, उसमें एडवर्स ओपिनियन आ गया, तो आप इसके अंदर रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। आप ये बोलोगे ना कि यार ये तो रिपोर्टेबल चीज है ही नहीं, इसके अंदर तो प्रॉब्लम है, करेक्ट। अब एक चीज मेरे को देखनी है, मेरे को याद भी नहीं आ रही कि कैम की रिपोर्टिंग किस जगह मैंडेटरी थी और किस जगह बोला था कि या तो कैम रिपोर्ट ही नहीं करना। ठीक है, फटाफट जाते हैं ऊपर और देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक तो इसके अंदर हमने कैम तो पढ़ा ही नहीं, तो 810 तो कहीं नहीं है, जितना मेरे को लगता है 805 में ना कैम की जो रिपोर्टिंग होती है, 805 कैम, ये अला मतलब नहीं होती इसके अंदर नहीं होती, लेकिन 800 के अंदर अगर कैम की कहीं पे भी बातें आ जाए तो अगर मैंडेटरी बोल रखा है, मैंडेटरी है तो बताना है, ठीक है, मेरे को जितना ये लगता है। आओ जी, कैम कैम कैम, तो कैम ये रहा, देखो ये आप देख सकते हो कि कैम नॉट एप्लीकेबल अंडर 805, ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। वैसे तो लिस्टेड एंटिटीज को तो सबको सबको लगता ही है, लेकिन अगर हम 800 पे जाए, फटाफट हम 800 पे जाते हैं और उसमें कैम के बारे में देखते हैं, कैम 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 कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ये देखो, when key audit matters are communicated in audit report on the special purpose ऐसे 701 अप्लाइज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा, 800 लगेगा। ये बोल रहा है कैम जनरली मैंडेटरी होता है लिस्टेड एंटिटीज के लिए फॉर जनरल पर्पस, मतलब जनरल पर्पस के बारे में बात करें, हमने पढ़ा था उसमें एसपीएफएस, ठीक है, हमें स्पेशल पर्पस की मतलब है, लेकिन फॉर स्पेशल पर्पस ना कैम की रिपोर्टिंग इज ओनली रिक्वायर्ड जब मैंडेटेड बाय द लॉ है, हमें यहाँ पे मैंडेटरी नहीं कर रखा, जब अगर लॉ एंड रेगुलेशन हमें मैंडेट कर देते तो है, और अगर मैंडेट कर दिया तो फिर भैया पूरा 701 का पूरा ऐसे लग जाए और जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी पूरी लगेगी, करेक्ट। आओ जी नीचे आ जाते हैं फटाफट, इतना कुछ कवर कर लिया हमने, क्या बात है। आओ जी, ये हमने पढ़ लिया कि पहले ये बता दो कि भैया एक रेफरेंस दे दो कि कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट के अंदर ये चीजें एडवर्स है और डिस्क्लेमर है, ठीक है। फिर डिस्क्राइब कर दो ऐसा क्यों है, और फिर बताओ कि भैया एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवर्स ओपिनियन हम इस समरी पे तो अपना कोई ओपिनियन दे ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा इस पे ओपिनियन देना सही नहीं बनता, करेक्ट।
अब modified opinion on the summary FS. If the summary FS are not consistent in an all particular respect with, और या फिर fair summary नहीं देते वो in accordance with the applicable criteria and management does not agree to make the necessary changes, the auditor shall express adverse opinion on the summary FS. अब ये कह रहा है कि सब कुछ सही है, मैच कर रही है चीजें, मैच इन द सेंस कि पुरानी वाली जो ऑडिट रिपोर्ट थी, मैं पुरानी वाली जब मैं बोलूँ मतलब फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, उसकी ऑडिट रिपोर्ट ओके है, ओके हिसाब है, लेकिन जो समरी एफएस है उसमें गड़बड़ है, इसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और ये कंसिस्टेंट नहीं है और ना तो ये फेयर समरी दे रही है और मैनेजमेंट वो चेंजेस करने को भी राजी नहीं हो पा रही है। मैनेजमेंट बोल रही है कि नहीं नहीं नहीं, ये चेंजेस नहीं होंगे, आपको इसी को ओके करना पड़ेगा। तो भैया हम एक्सप्रेस करेंगे एक एडवर्स ओपिनियन ये बोलते हुए कि ये कंसिस्टेंट नहीं है, ना तो ये एक फेयर समरी शो करती है इन अकॉर्डिंग विद द एप्लीकेबल क्राइटेरिया और कंसिस्टेंट नहीं है इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स। ठीक है, इसका भी सेम चीज है, रिस्ट्रिक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है ये स्पेशल पर्पस के लिए बनी हुई है, ये सबके लिए नहीं बनी गई है, सबके लिए तो फुल एफएस बनी हुई है वो देखो, लेकिन ये जर्नल यूज के लिए नहीं है, ये एक स्पेशल यूज के लिए समरी के लिए। इफ एन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट हैज एन अलर्ट फॉर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन और यूज, ठीक है, द ऑडिटर शैल इंक्लूड सिमिलर अलर्ट या रिस्ट्रिक्शन इन समरी एफएस रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर हम ये वाला सेम अलर्ट बता देंगे, रिपोर्ट में इंक्लूड करना है ये चीज, ठीक है। ओके जी, कंपैरेटिव्स आ जाओ जी, कंपैरेटिव्स पे आ जाते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने सैंपल पढ़ा कि सैंपल क्या होता है क्या नहीं और वो कैसे काम करता है, ठीक है, हमने सैंपल पढ़ा। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, देन उसके बाद हमने ये समझा कि एक अगर मतलब कुछ पांच पॉइंट थे, याद करो वो कौन से 5 पॉइंट थे, वो अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है, वो अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है तो उन चीजों को हमें समरी के अंदर भी इंक्लूड करना है, ठीक है, और समरी के अंदर ऐसे इंक्लूड करना है कि उसकी प्रॉपर जो बेसिस फॉर द ओपिनियन है और उसका इफेक्ट है वो भी हमें लिखना है, करेक्ट, समझ गए, ये रहा कि बेसिस फॉर ओपिनियन है और उसका इफेक्ट लिखना है। लेकिन अगर ऐसा है कि ऑडिटेड एफएस रिपोर्ट में एडवर्स या फिर क्वालिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड बोलो एडवर्स या फिर डिस्क्लेमर ओपिनियन है, तो उसमें भी सेम चीज है, हम ये बताएंगे कि भैया ऐसा है, बेसिस फॉर ओपिनियन बताएंगे और आगे बोल देंगे हम तो कोई ओपिनियन उसके बाद अपना कुछ नहीं बता रहे, अभी इसके बेसिस पे ओपिनियन तो नहीं दे सकते हम। फिर बोल दिया कि अगर समरी एफएससी कंसिस्टेंट नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, ऊपर मतलब पिछले वाली में तो सब चीजें ठीक है, लेकिन समरी एफएस में ठीक नहीं है, तो हम बोलेंगे कि भैया नहीं, और मैनेजमेंट भी अग्री नहीं कर ठीक करने को, हम बोलेंगे नहीं नहीं हम ऐसे नहीं चलेगा, हम एडवांस ओपिनियन दे देंगे। रिस्ट्रिक्शन के बारे में आता है कि अगर रिस्ट्रिक्शन है ऐसी तो हम इंक्लूड कर देंगे ये रिस्ट्रिक्शन रिपोर्ट के अंदर और बस चलते बनेंगे। अब हम आते हैं कंपैरेटिव्स पे। कंपैरेटिव आपने देखा होगा जब भी ऑडिट रिपोर्ट होती है, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, तो उसमें क्या होता है 19 और ये 20, तो ऐसे, तो इस साल का ये रहा, पिछले साल का ये रहा, हमेशा ऐसे होता है कि पिछले साल का भी इंक्लूजन होता है कहीं ना कहीं, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंपैरेटिव चीजें। अगर यहाँ 19 की बात करिए तो यहाँ 18 ही होगा, मतलब हमेशा 2 साल के बारे में देते हैं ताकि हम ना कंपेयर कर पाए कि अगर प्रॉफिट इतना है तो पिछले साल कितना था और इस साल कितना है, कितना सा बड़ा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम वो सब चीजें कंपेयर कर पाए, इसलिए कंपैरेटिव हमेशा दिए जाते हैं। और इसका एक ऐसे भी है जो हम पढ़ेंगे भी, ठीक है, वो ऐसे भी अच्छे से पढ़ेंगे। कंपैरेटिव्स इन दी ऑडिटेड एफएस मे बी रिगार्डेड एज द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग फिगर जो उस फिगर के साथ में लगी होती है उसको बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग फिगर। द ऑडिटर्स ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, ऑब्वियसली हम पुराने की बात तो कर नहीं रहे, हम इधर की बात कर रहे हैं, तो हमेशा हम ऑडिट रिपोर्ट के बारे में इधर बात करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे इस ऑडिट रिपोर्ट में कि पिछले में कुछ गड़बड़ है, वो पिछला कंपैरिजन के लिए है, हमेशा हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये करंट पीरियड है ना, तो करंट पीरियड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो करंट पीरियड के बारे में बताती है, पिछले पीरियड के बारे में नहीं बताती कि पिछले पीरियड में क्या हुआ था। समझ आ गया, या तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग फिगर बोलते हैं या कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इफ द ऑडिटेड एफएस कंटेन कंपैरेटिव्स बट द समरी एफएस डू नॉट,
द ऑडिटर शैल डिटरमाइन वेदर द सच ओमिशन इज रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट। तो ये बोल रहा है कि अगर फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसमें कंपैरेटिव्स हैं, ठीक है, और समरी के अंदर नहीं है, तो हमें ये कंसिडर करना है कि भैया ये जो ओमिशन हुई है, we have to determine whether this omission is reasonable in the circumstances of the engagement or not. Correct? The auditor shall determine the effect of the unreasonable omission on the report on summary FS. अगर ये लग रहा है कि भैया ये अनरीजनेबल है, तो उसका जो इफेक्ट है ना वो डिटरमाइन करो, और वो रिपोर्ट पे जो इफेक्ट पड़ता है अनरीजनेबल ओमिशन का वो डाल दो। ठीक है, इजी। कैमरा हिलने लग गया है यार, एक सेकंड। आओ जी, लेट्स गो लेट्स गो। कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। बड़ा तेरा मुद्दा क्या है? अभी तक हमने क्या पता कंपैरेटिव्स में? कंपैरेटिव्स में हमने ये पढ़ा कि कंपैरेटिव होते क्या है, या तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर होती है, ठीक है, या तो एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है। करेक्ट। फिर हमने ये पढ़ा अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपैरेटिव है और समरी के अंदर नहीं है, तो हमें डिटरमाइन करना है वेदर दैट ओमिशन इज रीजनेबल इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द एंगेजमेंट और नॉट। देन वी हैव टू डू एक और डिटरमाइन करना है कि जो अनरीजनेबल ओमिशन है उसका जो इफेक्ट होगा ऑडिट रिपोर्ट पे ऑन दी समरी एफएस, हमें वो भी डिटरमाइन करना है। इफ द समरी एफएस कंटेन कंपैरेटिव्स दैट वर रिपोर्टेड बाय अनदर ऑडिटर, ये बोल रहा है कि जैसे समझ लो ऐसे भी हो सकता है ना कि जो ये कंपैरेटिव्स है, मतलब हम 2020 सॉरी 2024-25 का हम ऑडिट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब 2025 का हम ऑडिट कर रहे हैं, तो जो 2024 में काम हुआ है वो मैंने नहीं किया, वो वेरी मच पॉसिबिलिटी कि भैया पिछला ऑडिटर कोई और था, मैं तो अभी भी आया हूँ इस साल ऑडिटर बनाऊं, तो कंपैरेटिव तो ऐसे होंगे ना कि 2024 यहाँ पे लिखे होंगे और 2025 यहाँ लिखे होंगे, ठीक है, तो ये वाला ऑडिट मैंने नहीं किया, ये वाला ऑडिट मैंने किया है। तो अब सीधी सी बात है, मैं ये बोल रहा हूँ कि भैया ये ऑडिटर मैं था ही नहीं, तो मैं अब कैसे गारंटी लूँ, मैं क्या करूँ? तो ये कह रहा है इफ दी समरी एफएस कंटेन कंपैरेटिव्स दैट वर रिपोर्टेड बाय अनदर ऑडिटर, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे कंपैरेटिव हैं, समरी एफएस के अंदर कंपैरेटिव है, पहली चीज तो ये क्लियर रखो, लेकिन वो कंपैरेटिव ना किसी और ऑडिटर ने करे थे। The other report, the auditor's report on the summary FS shall also contain the matters that SA 710 requires. ओहो, तो अब ये बोल रहा है 710 सिंपल की बात है, कंपैरेटिव्स के ऊपर। तो अब ये बोल रहा है कि अगर ऐसा है कि किसी और ऑडिटर ने, अनदर ऑडिटर हैज ऑडिटेड द कंपैरेटिव्स, ठीक है, और वो कंपैरेटिव समरी एफएस में अंदर है, then the auditor report on the summary financial statement should also contain the matters that ऐसे 700 में बता रखे हैं कि हमें क्या क्या मैटर्स होते हैं ड्यूरिंग द कंपैरेटिव ऑडिट, और ये सब तो वो इंक्लूड करने होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट जो पूरा है ना वो तो करंट तक का ही है, लेकिन हमें कुछ चीजें जरूर बतानी पड़ती है कि भैया जो हम कंपैरेटिव लिख रहे हैं वो सही है नहीं है, एक डिस्क्लेमर दे देंगे, मतलब एक तरह का डिस्क्लोजर दे देंगे कि भैया कंपैरेटिव का हमने कुछ नहीं किया, अगर पुराना ऑडिटर है तो पुराने ऑर्डर पे रिलाई करो, हमारा कुछ नहीं है, हमने जो उठाए हैं वो एज इट इज उठा के लिख दिया है, ठीक है, हम मतलब वो 710 के अंदर डिस्कस होंगे, तो बस ये बात ध्यान रख लो 710, ठीक है। सेबी फॉर्मेट ओनली रिक्वायर्स करंट ईयर, तो ओमिशन रीजनेबल है, लेकिन प्रायर ईयर अगर कोई परफॉर्मेंस मटेरियल चीज हुई है और ओमिट कर दी है तो भाई वो मिसलीड करेगी यूजर्स को। अगर पिछले साल कोई प्रोजेक्ट चालू हुआ था और पिछले साल उसमें बहुत बड़ा लॉस हो गया था और इस साल हम कुछ दिखा नहीं रहे, इस साल हम उसके फिगर्स वगैरह कुछ नहीं दिखा रहे, तो ये गड़बड़ है, ठीक है, ऐसे। फिर है अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड विद द समरी। ओहो, अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। अब ऑडिटर को इवैल्यूएट करना है इफ अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज क्लियरली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द समरी। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऐसी चीज रहती है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो ऑडिटेड नहीं है लेकिन हमने समरी में डाल दी है, मतलब इन द सेंस कि ऑडिटेड फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर ये चीज नहीं थी और इसकी समरी में हम ये चीज डाल रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि पहली बात तो ये देखो कि वो क्लियरली डिफरेंशिएट कर रखी है नहीं कर रखी समरी से, हम ऐसे लिखेंगे ये पूरी समरी है, देन कुछ अनऑडिटेड या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन हमारे पे पड़ी है वो हम अलग से लिख देंगे। इफ नॉट, आस्क मैनेजमेंट टू चेंज इट, एंड इफ रिव्यूज
state in the report that such information is not covered by that report. ठीक है, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं. अ बजट फोरकास्ट और इन्वेस्टर नोट शुड बी मार्क्ड एज अनऑडिटेड एज शोन इन द डिफरेंट सेक्शन. मतलब ये बोल रहा है कि समझ लो अगर एक ऑडिट रिपोर्ट थी, ठीक है, वन सेकेंड किधर गई, एक सेकेंड बस. तो ये ना, ये तारों का बड़ा पंगा है, बहुत पंगा है भाई. बट चलो, हाँ, हम ये कह रहे थे कि अगर एक रिपोर्ट के अंदर अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि वो इंफॉर्मेशन क्लियरली डिफरेंशिएटेड होना चाहिए समरी एफएस से. समरी एफएस से बिल्कुल अलग है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. फिर अगर ऐसा नहीं है तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे यार इसे रेक्टिफाई कर लो, इसको अलग से कर लो. ठीक है, अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रही है तो हम रिपोर्ट के अंदर ये लिख देंगे, एक क्लियरली मेंशन कर देंगे कि सच इंफॉर्मेशन इज नॉट कवर्ड बाय दैट रिपोर्ट. बाय दैट रिपोर्ट मतलब जो ऑडिट रिपोर्ट थी पुरानी वाली, उसमें से उसका कोई लिंक नहीं है, ये अलग ही इंफॉर्मेशन है. अब जैसे हम बताते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कभी बार ना फोरकास्ट बनाया जाता है, कभी नहीं बनाया जाता. अगर समझ लो नहीं बनाया गया है और प्रोजेक्टेड चीजें नहीं है उसमें कि प्रोजेक्टेड हम आने वाले साल में इतनी सेल करेंगे, इतनी ग्रोथ देखने वाले हैं, और वो समरी में लिख रखी है हमने, तो हम इस चीज को ये बोलेंगे कि ये अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन है, और इसको अलग से दिखाएंगे बिल्कुल नोट वोट डाल के, एक डिस्क्लेमर या नोट डाल के. ठीक है, फिर आता है अदर इन्फॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस. अदर इन्फॉर्मेशन की जहां बात आती है हम तो यही बोल देते हैं कि भैया इसको तो मैं एनुअल रिपोर्ट मान लूंगा. अभी तक तो ये चलते आया है. ठीक है, अब देखते हैं क्या है. इफ द ऑडिटर आइडेंटिफाइज मटेरियल इनकंसिस्टेंसी दे शैल असेस इफ द समरी एफएस या फिर अदर इन्फॉर्मेशन नीड्स रिवीजन और डिस्कस इट विद द मैनेजमेंट. इफ द मैनेजमेंट रिफ्यूजेस द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन द ऑडिटेड रिपोर्ट. ओके, ठीक है, तो बोल रहा है अगर ऑडिट को ऐसा कुछ मिला जिसमें इनकंसिस्टेंसी मिली, ठीक है, किस चीज में, इनकंसिस्टेंसी इन दी अदर इंफॉर्मेशन, 720 हमेशा ध्यान रखना. ठीक है, दे शैल असेस इफ दी समरी एफएस या अदर इंफॉर्मेशन को रिवीजन की जरूरत है. पहले तो ये देख लो रिवीजन की जरूरत है या नहीं है. अगर है या नहीं वो सब देखी जाएगी, मतलब देखी जाएगी ना सर, देख लेना. पहले चीज तो हमें ये चीज देखनी है कि भैया इसको रिवाइज करें नहीं करें. फिर हमें डिस्कस करनी है ये मटेरियल इनकंसिस्टेंसी विद द मैनेजमेंट कि यार देखो ये इस चीजों में ना हेर फेर हो रहा है, इस चीज में फर्क आ रहा है. अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है उसको ठीक करने के लिए या उसे एक्सेप्ट करने के लिए, द ऑडिटर शैल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन. ऑडिटर को एप्रोप्रिएट एक्शन देखना है और उसका इम्पैक्ट कंसिडर करो ऑडिट रिपोर्ट में ऑन द समरी स्टेटमेंट. एग्जांपल, समरी एफएस शोज प्रॉफिट ऑफ 10 करोड़ बट द चार्ट इन द सेम डॉक्यूमेंट सेज 15 करोड़. तो बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी आ गई. ठीक है, या एक मैंने तुम्हें बताया भी था कि डेटर बढ़े 3 करोड़ से लेकिन सेल हुई 1 करोड़. तो भैया ऐसे कौन से डेटर थे जो अभी बढ़ गए सेल के बिना, तो ये बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी है. तो हम इसके बारे में भी बताएंगे कि भैया ये इनकंसिस्टेंसी हो रही है और ये गड़बड़ गड़बड़ है. ओके, तो इसके अंदर क्या रखना है हमें, बस एक रिवीजन की बात करेंगे हम. भैया ऐसा तो नहीं कि अदर इन्फॉर्मेशन या समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवीजन की जरूरत पड़ रही है, और डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट को. अगर वो मना कर देगी तो ऑडिटर शुड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन और कंसीडर करेगा इम्पैक्ट ऑन द ऑडिट रिपोर्ट. ऊपर ही भी हमने ये समझा था कंपैरेटिव्स के अंदर. कंपैरेटिव्स में सीधी सीधी बात ये बोली गई थी, अगर कंपैरेटिव्स में आपको ये लग रहा है, पहले तो कंपैरेटिव्स की डेफिनेशन बता दो कि क्या क्या आता है. कंपैरेटिव्स में कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर आती है और कंपैरेटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आती है. देन उसके बाद ये बोला कि अगर वो रीजनेबल है ओमिशन, ठीक है, तो ओमिशन रीजनेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पहले डिटरमाइन कर लो कि भैया क्या है क्या नहीं. अगर रीजनेबल ओमिशन नहीं है, ये हमने डिटरमाइन कर लिया, तो उसका इफेक्ट देखना है किस चीज पे, ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन दी समरी एफएस. फिर हमने आगे एक और चीज देखी कि ये इसके बारे में क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव्स के बारे में, कि अगर वो पिछले ऑडिटर या फिर अनदर ऑडिटर ने कराए तो उसमें ना हम एक चीज लिख देंगे कि ऑडिटर की अब जो, अगर समझ लो कंपैरेटिव 710 के हिसाब से अनदर ऑडिटर ने करी है और वो कंपैरेटिव समरी एफएस में भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ 710 का एक तरह से जो बाकी सब मैटर्स होता है ना हम वो भी लिख के आ जाएंगे. मतलब 710 एप्लीकेबल हो जाएगा आप पे, सीधी सीधी बात. बेसिक चीज तो ये है. ठीक है, ऑडिटर्स एसोसिएशन, दिस इज अ न्यू टॉपिक. ऑडिटर एसोसिएशन ये पहले नहीं था. ठीक है, अमेंडमेंट है ये, एक तरह से हम कहें तो अमेंडमेंट.
ये डंडा हटा देते हैं बस, ये ठीक है। आओ जी। If an entity states the auditor has reported on the summary FS but omits the report, the auditor shall request the inclusion. If refused, take actions to prevent inappropriate association. अच्छा, amendment यहाँ पे भी लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी लिख दिया, एक ही हो, कोई दिक्कत नहीं, amendment तो है ही ना यार। अच्छा, ये बोल रहा है कि ऑडिटर एसोसिएशन के बारे में कोई ऐसा नहीं है कि एसोसिएशन बनाएंगे हम, हल्ला बोलेंगे, ना ना ना। जैसे हमने याद करो ऊपर पढ़ा था, कहीं पे भी अगर वो ऐसी चीज दिखाना चाह रहा है कि ये रिपोर्ट, ये मतलब रिपोर्ट इन द सेंस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी जो है ना वो ऑडिटेड है, ठीक है। तो हमने याद करो ऊपर बात पढ़ी थी, अगर कहीं पे भी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी को यूज कर रहे हैं हम, और आगे ये बता रहे हैं दैट इट इंडिकेट्स कि ऑडिटर ने इस चीज पे रिपोर्ट करी है, तो उसके साथ ना हमेशा रिपोर्ट अटैच होनी चाहिए। अब देख भी लेते हैं कहाँ पढ़ा था हमने, ये रहा रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर, तो याद ही है, ठीक है। टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी, ठीक है। तो रिपोर्ट टू इंक्लूड द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द समरी इन एनी डॉक्यूमेंट, इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी एफएस। ये कह रहा है कि ऑडिटर की रिपोर्ट ऑन समरी एफएस शैल बी इंक्लूडेड इन एनी डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द समरी एफएस। मोटा मोटी बात यही है कि जहाँ पे हमने ये बता दिया कि समरी एफएस आ रहा है और इंडिकेट कर रहे हैं हम कि भैया ऑडिटर ने इस चीज पर रिपोर्ट करी है, तो रिपोर्ट करी तो रिपोर्ट साथ में लगाओ ना। और इसके लिए तो मैं पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, ये दोनों, इसको हमने साथ में करके बताया था आपको कि इसको हम कैसे डिपिक्ट किया था, मतलब कैसे याद करने की कोशिश करी थी। ओके, तो चलो जी, ये भी हो गया। हाँ, तो ये बोल रहे थे कि ऐसा ऐसा चीज है, ऑडिटर हैज रिपोर्टेड ऑन द समरी एफएस बट ओमिट्स द रिपोर्ट, the auditor shall request inclusion. If refused, take action to prevent inappropriate association. Inappropriate association से बचने के लिए कोई एक्शंस ले लो। अब क्या, ऑडिटर में ऑडिट फुल एफएस बट नॉट रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, ठीक है। एक तो ये चीज है। इफ एंटिटी रेफर्स टू द ऑडिटर इन अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग समरी एफएस, अगर एंटिटी ने बात कर दी कि भैया समरी एफएस में हमारे ऑडिटर ये हैं और इन्होंने ऑडिट भी कर रखी है, तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि ये रेफरेंस इज अबाउट दी ऑडिट एफएस होगी, क्योंकि हमने तो भैया नहीं करी, अब हमने समरी एफएस ऑडिट करने से मना कर दिया ना, लेकिन वो फिर भी फालतू में इंक्लूड कर रहा है अपनी चीज, समरी एफएस में भी हमारा नाम डाल रहा है। तो हम सीधी सीधी बात करेंगे, हम ये इंश्योर करेंगे कि रेफरेंस जो दे रहे हैं ना ये, कि हमने रिपोर्ट करी है वो समरी एफएस पे नहीं करी, वो फुल एफएस पे करी है। और स्टेटमेंट डज नॉट इम्प्लाई ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन दी समरी एफएस, या वो ऐसे स्टेटमेंट लिख देंगे फुल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि ऐसा ऐसा है और इसकी हम समरी एफएस भी बनाएंगे और इसके ऑडिटर भी यही रहेंगे और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट करना, भैया ऐसी कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट आ रही है दैट डजंट इम्प्लाई ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन समरी एफएस, ठीक है, हमें ऐसी स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी कि भैया हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो क्या इसमें क्या चीज हुई, इसमें पहली चीज हमने ये पढ़ी कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे समरी एफएस की बात कर रही है और वहां पे ये बताया जा रहा है कि इसके बारे में रिपोर्ट भी दिया ऑडिटर ने, लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट का इंक्लूजन नहीं है कभी, तो हम उस इंक्लूजन के लिए मैनेजमेंट के पास जाएंगे और मैनेजमेंट को बोलेंगे कि इस चीज का इंक्लूजन करो। अगर वो मना कर देती है तो हम अप्रोप्रिएट एक्शन देखेंगे और हमें इस चीज से ऐसा एक्शन होना चाहिए विच प्रिवेंट्स द इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन। फिर हम ये कर रहे हैं, हम फुल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं और हम मना कर रहे हैं, हम अपने आप को एक तरह से बचा रहे हैं कि भैया हम रिपोर्ट नहीं करेंगे समरी एफएस पे, वी विल नॉट रिपोर्ट ऑन द समरी एफएस। लेकिन फिर भी अगर एंटिटी ऑडिटर का नाम ऐसे डॉक्यूमेंट में डालती है जहाँ पे समरी एफएस है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाना चाह रही है कि ये समरी एफएस भी ऑडिटेड बाय दैट ऑडिटर ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। इसलिए ऑडिटर को इंश्योर कराना है कि ये रेफरेंस जो हो, जो रेफरेंस डल रही है जो नाम की, वो हमेशा ना ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हो, समरी के ऊपर ना हो। दूसरी चीज, एक स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे भी वो ऑडिटर को ऐसा ना दिखाए कि भैया इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी को ऑडिट करना। अ स्टेटमेंट दैट डजंट इम्प्लाई एन ऑडिटर टू रिपोर्ट ऑन द समरी एफएस, if not met, the auditor shall ask management to change the statement या remove the reference। लेकिन अगर मैनेजमेंट इसमें भी हेर फेर कर रही है, इसमें भी घपला कर रही है, तो सीधे ऑडिटर बोलेगा भैया हमारा नाम मत लिखो कहीं पे भी, सीधा सीधा लिख दो ये चीजें है, ना तो
हमारा कोई चेंज करने के लिए आप मान रहे हो, ना तो आप रेफरेंस हटाने के लिए मान रहे हो, ये थोड़ा चलेगा। तो इसलिए हमारी रेफरेंस हटा दो, सीधी सी बात है, लड़ो मत। Alternatively, entity may engage the auditor to report on the summary FS and include the auditor name। और सीधी सी बात है भाई, अगर ये सब झंझट नहीं करना है तो आप सीधा सीधा ये लिख दो कि भैया ये समरी एफएस है और ये इसकी रिपोर्ट है, तो उसके बाद बोलते रहो। जब मैंने करा है काम तो खुल के बताओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट चेंज द स्टेटमेंट, डिलीट रेफरेंस या फिर इंक्लूड ऑडिटर रिपोर्ट। ओके, ऑडिटर शैल एडवाइज मैनेजमेंट ऑफ द डिसएग्रीमेंट विद द रेफरेंस। ऑडिटर शैल टेक अदर एक्शन टू प्रोवाइड इन अप्रोप्रिएट रेफरेंस। ये तो आ ही गया। तो ये बोल रहा है कि अगर मैनेजमेंट वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज नहीं करेगी, ऊपर बोला ना चेंज स्टेटमेंट से मना कर दिया, तो वो बोलेगा अपनी रेफरेंस को हटा दो भाई। ठीक है, तो ऑडिटर को पहली बात तो एडवाइस करनी मैनेजमेंट को, यार ये डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ये रेफरेंस के बारे में बातचीत मतलब डिस्कशन कर लो, पहले एडवाइस कर लो। दूसरा, अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो ऑडिटर को एक्शन लेने हैं ताकि उसकी इनएप्रोप्रिएट रेफरेंस या फिर एसोसिएशन ना हो। ठीक है, उसे इनएप्रोप्रिएट रेफरेंस के अगेंस्ट एक्शन लेने हैं बस। मतलब ये कुल मिला के चीज कोई बड़ी नहीं है जो पूरी ये है ना, लेकिन बस थोड़ी लिखी हुई है अच्छे से कि ये कर लो जी, वो कर लो जी, ऐसा ऐसा। बाकी कहानी में कुछ नहीं है, कहानी कोई बड़ी नहीं। ओके, तो ये भी हो गया। मेरे को लगता है इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ नहीं था, बस पढ़ने का था तो हमने पढ़ भी लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं हम मेजर मेजर लैंग्वेज के ऊपर। एक ये चीज इंपॉर्टेंट है, अच्छी है कि टाइमिंग ऑफ वर्क एंड इवेंट सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट ऑन द ऑडिटेड एफएस व्हेन ऑडिटर रिपोर्ट ऑन द समरी एफएस इज डेटेड लेटर देन द ओरिजिनल रिपोर्ट। ठीक है, हमेशा पहले तो ऑडिट होगी समरी की, सॉरी पहले फुल एफएस बनेंगे, उसकी ऑडिटिंग होगी, फिर समरी बनेगी, फिर उसकी ऑडिटिंग होगी। ठीक है, हमेशा लेट होती है, मतलब पहले समरी थोड़ी ना बन सकती है, पहले फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी, तो पहले फुल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, फिर कुछ महीने बाद एक समरी बनती है और उसकी फिर ऑडिटिंग होती है। ठीक है, ओके। अगर लेट बन रही है, ठीक है, मस्ट स्टेट दैट दी बोथ समरी एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डोंट रिफ्लेक्ट इवेंट्स आफ्टर द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट डेट। लेकिन अब ये बात हो रही है, समझ लो यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट बनी यहाँ पे, ठीक है, ये कौन सी फुल ऑडिट रिपोर्ट है, फिर उसके बीच में गैप आया, ये क्योंकि यहाँ पे समरी बन रही थी, यहाँ समरी बन गई, फिर समरी को हमने ऑडिट करा यहाँ पे, समरी की ऑडिटिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हुई। अब जो ये पूरा महीने का गैप रह गया ना, ये पूरा महीने का, तो इस, अच्छा एक बात बताओ, जो समरी बन रही है, समरी तो बन रही है इस चीज की, है ना, इस चीज की समरी बन रही है, लेकिन अब जो ये गैप है, ये जो गैप आ गया है, इसके बारे में तो हम कुछ लिख नहीं रहे। तो ये सेम चीज हमने इंग्लिश में लिख दिया है कि रिपोर्ट के अंदर हमें क्लियरली स्टेट करना है कि भैया बोथ समरी और ऑडिटेड स्टेटमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट इवेंट्स आफ्टर द ओरिजिनल डेट रिपोर्ट। ठीक है, ओरिजिनल ऑडिट डेट रिपोर्ट है, उसके उसके आगे के जो भी इवेंट्स है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स है, हम उस बारे में कुछ भी नहीं बताते। 560 वैसे सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में बात करता है, जितना मुझे याद आ रहा है। ठीक है, वो अलग की बात है, उसके अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे। इफ द ऑडिट डिस्कवर्स प्रीवियसली अननोन फैक्ट्स दैट एग्जिस्टेड एट द ओरिजिनल रिपोर्ट डेट, द ऑडिटर मस्ट नॉट इशू समरी एफएस until these facts are fully considered by the 560 requirements for the, अरे वाह, अभी 560 की मैंने रेफरेंस दी और आ गया। ये बोल रहा है कि अगर ऑडिटर को ऐसे कोई फैक्ट्स पता चले, ठीक है, डिस्कस प्रीवियसली अननोन फैक्ट, जो उसको पहले से नहीं पता थे, दैट एग्जिस्टेड एट द ओरिजिनल डेट रिपोर्ट, मतलब आप ये समझना, यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, ये समझ लो 30/3/2025 है। ठीक है, ये 4/4/2025 है। अब यहाँ पे जो भी चीजें होगी ना इन दिनों के बीच में, ठीक है, उससे तो हमें कोई लेन देन नहीं है। यहाँ बन रही है समरी, पहले बता दूं, यहाँ समरी बन रही है, तो यहाँ बनी है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा फैक्ट जो हमें आज पता चला है, हमें आज कोई ऐसा फैक्ट पता चला है जो इन पीरियड के दौरान में था, लेकिन वो फैक्ट आज पता चल रहा है हमें, तो वो चीज तो हम डालेंगे ना रिपोर्ट में। और इसी के लिए हमारे में 560 होता है कि भैया कुछ समय बाद, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट बनने के बाद हमें कुछ चीज ऐसी पता चली जो ऑडिट रिपोर्ट बनने के जो पीरियड था ना उसके बीच की थी। ऐसा ना था कि भैया वो पीरियड के बाद की थी, पीरियड के बाद की होती तो हम डालते ही नहीं, फिर मैं अगले पीरियड में डालता, लेकिन कुछ ऐसी चीज थी जो उसी पीरियड से लिंक्ड होती थी, लेकिन हमें बाद में पता चली वो बात। इसको अगर अच्छे से अगर हम बोले तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, आओ पढ़ते हैं।
इसको ऐसे लिखा जाता था, इफ द ऑडिटर डिस्कवर्स प्रीवियसली अननोन फैक्ट, एक ऑडिटर को पुराना फैक्ट पता चला, ठीक है, जो अननोन था हमारे लिए, बट विच एग्जिस्टेड एट द ओरिजिनल ऑडिट रिपोर्ट डेट, which existed at the original audit report date, the auditor must not issue summary FS until these facts are fully considered as per the SA 560. तो ऑडिटर ना नहीं देगा तब तक समरी पे ऑडिट नहीं करेगा, ना तो उसकी रिपोर्ट देगा, ठीक है। एग्जाम्पल, फुल एफएस रिपोर्ट डेटेड 31 मार्च, ठीक है जी, डेटेड 31 मार्च, समरी एफएस रिपोर्ट डेटेड 10 जून, मस्ट मेंशन दैट द इवेंट्स आफ्टर 31 मार्च आर नॉट कंसीडर, ओके। लेकिन अगर फ्रॉड हुआ है 25 मार्च को, ठीक है, तो 25 मार्च हमारा पहले हो गया, बट डिस्कवर्ड ऑन 5 जून, पता हमें बाद में चला, पुराना फैक्ट जो पता हमें लेटर चला थोड़ा। आफ्टर द फुल आउट डेट ऑफ 31 मार्च द ऑडिटर मस्ट अप्लाई 560 बिफोर इशूइंग द रिपोर्ट ऑन 10 जून। ओके ओके, समझ आ गया। Miscellaneous. If the auditor accepts the engagement only because the law requires it, despite the unacceptable criteria, then the engagement does not comply with 810, therefore must not claim SA 810 compliance. अच्छा, ये बोल रहा है अगर लॉ एंड रेगुलेशन ने कहीं ना कहीं उनको बांध दिया है, वो एंगेजमेंट में आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन लॉ एंड रेगुलेशन के चक्कर में वो निकल भी नहीं पा रहे, तो 810 की कोई भी रेफरेंस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि 810 में मतलब 10 तरह की कंप्लायंस लिखी हुई है, वो हम कंप्लायंस तो कर ही नहीं पाएंगे। वो कंप्लायंस मतलब 810 फॉलो नहीं हो रहा था, तभी तो हम ये बोल रहे हैं कि ये अनएक्सेप्टेबल क्राइटेरिया था, लेकिन हमें फिर भी करनी पड़ रही है, तो हम 810 की कहीं पे भी रेफरेंस नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन ऑडिटर मस्ट आल्सो डिस्क्लोज दिस एंगेजमेंट इन टर्म्स एंड असेस द इंपैक्ट ऑफ द मेन एफएस ऑडिट। पर ऐसा नहीं है कि हम आ गए हैं तो हम बोलते हैं यार अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमें फिर भी असेसमेंट तो सब करनी है और उसका इम्पैक्ट पता करना है कि भैया मेन ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट है क्या नहीं। ओके, अब ये ओपिनियन के वर्ड्स हैं, ये भैया जी आपको खुद पढ़ने हैं पूरे के पूरे, और क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय द सेबी, ये भी खुद पढ़ना है कि अगर सेबी ने बोल रखा है तो कैसा कैसे क्या। हम एक डिनाइल ऑफ ओपिनियन जरूर पढ़ेंगे क्योंकि ये अलग चीज है, इसके अंदर थोड़ा सा हमें चीज समझनी है। तो डिनाइल ऑफ ओपिनियन में अगर समझ लो रिपोर्ट के अंदर हमने डिनाइल ऑफ ओपिनियन डाला, तो हम कैसे लैंग्वेज लिखेंगे और क्या होता है वो समझते हैं, आइए जी। The summary financial statements which comprise the summary balance sheet as at March 31 2000 जो भी है, ठीक है, the summary statement of the profit and loss and the summary cash flow statement for the year ended, the related notes are derived from the audited financial statement of ABC and associates for the year ended इतना इतना। अच्छा, ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, ये पूरा का पूरा, ये तो सेम लैंग्वेज है। लेकिन एज अ रिजल्ट ऑफ द एडवर्स ओपिनियन, जो हमने पढ़ा था ना कि भैया एडवर्स ओपिनियन दे रखा है किस चीज में, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडवर्स ओपिनियन होगा, अब लिखें, अगर एडवर्स या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, किसके अंदर, फुल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम आगे क्या करेंगे, हम ओपिनियन देने से मना कर देंगे क्योंकि इट वुड बी नॉट अप्रोप्रिएट टू गिव सच ओपिनियन ऑन द समरी एफएस, तो हम एक तरह का डिनाइल ऑफ ओपिनियन करेंगे। ओपिनियन ऑन समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उसी की वर्डिंग लिखी हुई है ऊपर। एज अ रिजल्ट as a result of the adverse opinion on the audited financial statement discussed in the audited financial statement and our report thereon section of the report, it is inappropriate, वो inappropriate हो जाएगा to express an opinion on the summary financial statement, correct? ओके जी, इसी के साथ हमारा 810 खत्म होता है। 810 से हम लेते हैं पूर्ण विराम, और हमने अच्छी तरह से कर लिया। आज हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट एक बारी ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले कुछ सैंपल्स पढ़े, ठीक है, लैंग्वेज पढ़ी, जो लैंग्वेज हमने नीचे भी पढ़ी, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी कि भैया क्या क्या है। फिर हमने मॉडिफिकेशन पढ़ा कि वो 5 चीजें अगर होगी तो हमें उस चीज को इंक्लूड करना है अपनी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी, समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट के अंदर भी, और अगर कंसिस्टेंट है
ठीक है, हमारी समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हमें क्या करना है, उसको इंक्लूड करने के साथ साथ उसका इफेक्ट भी बताना है और बेसिस भी बताना है कि ये बेसिस फॉर सच क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर सच मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब ये बोल रहा है अगर ऐसा है कि कहीं ना कहीं एडवर्स ओपिनियन आ गया, डिस्क्लेम ओपिनियन आ गया, तो सेम चीज बेसिस बता दो। पहली बात तो ये बता दो कि भैया ऐसा है, फिर बेसिस बता दो, फिर ये बोलो कि हम तो ओपिनियन नहीं कर सकते, इसको हम बोलेंगे डिनायल ऑफ ओपिनियन। यहाँ पे लिख भी देते हैं एक तरह का कि भैया ये डिनायल ऑफ ओपिनियन है, ठीक है ना। लो जी, डिनायल ऑफ ओपिनियन। फिर हमने ये पढ़ा कि भैया मॉडिफाइड ओपिनियन दे रखा है समरी एफएस के ऊपर, तो हम ये बोलेंगे कि यार फटाफट ना आप एक काम करो, मैनेजमेंट ठीक कर दो इसको। अगर मैनेजमेंट इसको ठीक करने के लिए मान नहीं रही तो एडवांस ओपिनियन पेल दो, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, एडवांस ओपिनियन। फिर हमने रिस्ट्रिक्शन के बारे में बात करी, अगर है तो इंक्लूड कर दो रिपोर्ट में। कंपैरेटिव में 3 पॉइंट समझे थे। पहला तो सिर्फ डेफिनेशन था, तो पहला गिनेंगे नहीं। दूसरा था कि अगर ओमिशन है तो ये डिटरमाइन करो रीजनेबल है या नहीं है एज पर द सर्कमस्टेंसेस। फिर अगर अनरीजनेबल है तो डिटरमाइन करो उसका इफेक्ट ऑन दी ऑडिटेड ऑन दी रिपोर्ट ऑफ दी समरी अफेयर्स। फिर हमने ये पढ़ा अगर अनदर ऑडिटर ने कुछ काम कर रखा है कंपैरेटिव्स के ऊपर, तो भैया 710 अप्लाई हो जाएगा और उसके सारे जो भी एप्लीकेबिलिटी है, जो मैटर्स हैं, वो हम इंक्लूड करेंगे अपनी समरी एफएस के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने थोड़े बहुत छोटी मोटी बातें पढ़ी, ऑडिट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन पढ़ी, ठीक है। उसमें हमने ये पढ़ा कि भैया अगर ऐसे मतलब डिफरेंशिएट होनी चाहिए ये इन्फॉर्मेशन, ऐसा नहीं है कि भैया इसको साथ साथ लिख दो। अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन अगर है then it should be clearly differentiated from the summary FS. If not, ask the management to change it. If the management refuses it, then that such information हमें clearly state करना है कि भैया ऐसी information is not covered by that report. फिर हमने पढ़ा अदर इंफॉर्मेशन कंटेनिंग समरी एफएस। अगर उसमें कोई भी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है, कोई भी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिलती है, तो हमें एसेस करना है कि भैया कहीं रिवीजन की जरूरत तो नहीं है। फिर उसका डिस्कशन करनी है विद मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट मना कर रही है तो ऑडिटर अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और इम्पैक्ट कंसिडर करेगा किस पे, ऑन दी ऑडिट रिपोर्ट ऑफ दी समरी एफएस। फिर हमने एसोसिएशन के बारे में बात करी, ऑडिटर की एसोसिएशन। अगर ऐसा हो रहा है कि भैया ये रही मेरी समरी एफएस, समरी एफएस में मैं कहीं कभी ओमिट कर देता हूँ, क्या चीज, ऑडिट रिपोर्ट को डालना, रिपोर्ट को डालना है या फिर इंक्लूड करना, मैं ओमिट कर देता हूँ, तो हमें सीधा सीधा बोलना है कि भैया ऐसा मत करो, इसको ठीक करो, ठीक करके भेजो। लेकिन अगर ये इंक्लूजन पे कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट मान नहीं रही है, रिफ्यूज कर रही है, तो हमें अपने आप को बचाना है एक इन अप्रोप्रिएट एसोसिएशन से, ठीक है। फिर ये बोल रहा है ऑडिटर बचाएगा कैसे, ऑडिटर ये बोल देगा भैया मैं नॉर्मल ऑडिट कर रहा हूँ, मैं अपनी समरी पे कोई अपनी ऑडिट की ओपिनियन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। फिर ये भी बोलेगा, एक तरह से उस चीज में इंक्लूड करेगा कि इसका रेफरेंस कहीं नहीं होना चाहिए, और जो रेफरेंस होगा सिर्फ रेफरेंस ये होना चाहिए कि मेरा नाम सिर्फ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आगे आना चाहिए, बाकी और कई जगह पे इंक्लूजन मत करना। ना तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट इंक्लूड करना जिससे ऐसा लगे कि ऑडिटर के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या चीज की, कि इम्प्लाई करता है वो कहीं ना कहीं, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए विच अ स्टेटमेंट दैट डजंट इम्प्लाई, ठीक है। एक स्टेटमेंट हमें इंक्लूड करवानी है विच डजंट इम्प्लाई व्हाट, टू रिपोर्ट ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट समरी, ठीक है। हमें एक ऐसी स्टेटमेंट दिलवानी है उससे। लेकिन अगर मैनेजमेंट वो भी नहीं मान रही है, मैनेजमेंट अपने पे लगी हुई है, तो सीधे सीधे बोल दो फिर भैया हम तो नहीं कर रहे, हमारा रेफरेंस हटा दो। अगर रेफरेंस हटाने से भी नहीं मान रही हो, चेंजेस करने से भी नहीं मान रही हो, रेफरेंस हटाने से भी नहीं मान रही है, तो ऑल्टरनेटिवली हम या तो ये बोलेंगे कि यार आप हमसे करवा लो ना, इससे बढ़िया और रिपोर्ट को इंक्लूड करवा लो, समरी एफएस करवाओ और रिपोर्ट को इंक्लूड भी करवा लो, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आपने सारे लॉज मान लिए, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, आप एडवाइस करेंगे कि भैया ढंग से काम कर लो। एक तरह से हम ये बोलेंगे ऑडिटर शैल एडवाइस द मैनेजमेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट विद द रेफरेंस, जो आप रेफरेंस डाल रहे हो सही नहीं है, एंड वो रेफरेंस अगर डाल भी रहे हो आप फिर भी हमारी बात नहीं आ रही, तो हमें एक एप्रोप्रिएट एक्शन लेना पड़ेगा टू प्रिवेंट सच इन एप्रोप्रिएट रेफरेंस। हम कहीं ना कहीं अपना देख लेंगे। फिर हम लास्ट चीज ये बोल रहे हैं कि अगर वो सब्सिक्वेंट इवेंट वाली बात आती है, अगर कुछ ऐसी चीज है, ठीक है, जो ओरिजिनल ऑडिटेड रिपोर्ट और उसके बाद जो समरी एफएस की जब ऑडिट रिपोर्ट बनती है, ठीक है, उसके पीरियड के बीच में जो चीज है, तो हम उसके बारे में तो हम कुछ भी नहीं करते, तो हमें क्लियरली बताना है कि भैया वी डो नॉट रिफ्लेक्ट एनी इवेंट्स विच आर अकर्ड
even which are occurred after the original audit report date, ठीक है। फिर हमने ये समझा कि भैया अगर ऐसा है कि कोई ऐसा फैक्ट जो ऑडिट रिपोर्ट के ओरिजिनल डेट से पहले हुआ है लेकिन पता चला है, मतलब ऑडिटर डिस्कवर्स अ प्रीवियसली अननोन फैक्ट को डिस्कवर किया दैट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ द ओरिजिनल रिपोर्ट डेट, ठीक है। द ऑडिटर मस्ट नॉट इशू समरी एफएस until these facts are fully considered by SA 560, ठीक है। और उसके बारे में वो करना जाए, क्या बोलते हैं, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो भी है वो फैक्ट्स फुल्ली कंसिडर जब तक नहीं करता तब तक नहीं कर पाएंगे। फिर हमने मिसलेनियस चीजें पढ़ी और फिर वर्डिंग्स है, फिर डिनायल ऑफ ओपिनियन पढ़ा, ये बताते हुए कि भैया अगर एडवर्स ओपिनियन होता है तो फिर कैसे कैसे लिखना है और क्या लैंग्वेज यूज होती है। ओके, दैट्स इट। ये भी 45 मिनट्स का लेक्चर बनी गया है, ऑल्दो इसके अंदर कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं था, लेकिन फिर भी चलो कोई दिक्कत नहीं। अब हम मिलते हैं अलग दिन आपके साथ और अलग चैप्टर के साथ। अगली वीडियो प्रोफेशनल एथिक्स पे, प्रोफेशनल एथिक्स जो हमने बीच में छोड़ दिया था और हम इधर उधर भटक लिए थे, हम प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस को पढ़ेंगे और एक तरह से द सीए एक्ट जो है 1940 क्या है 49 आई गेस 1949, द सीए एक्ट 1949 हम वो चालू करेंगे और उसके अंदर कुछ ना कुछ स्केड्यूल्स हैं, स्केड्यूल्स के अंदर कोई सेक्शन है, सेक्शन के अंदर कुछ क्लॉजेज हैं, हम वो क्लॉजेज पढ़ने वाले, ठीक है, कि क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, किससे एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए हमारी फालतू की, और बेसिक चीजें, यू नो व्हाट आई मीन। ये अगर आप चाहते हो प्रोफेशनल एथिक्स को होल्ड पे रखें और हम ये जो ऐसे चल रहे हैं कि 700 200 240 अगर ये सब करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, कंप्लीटली डिपेंड कि आपको क्या करना है और आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड रिवीजन जरूर करते रहो। रिवीजन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, लिख के करो, क्वेश्चन सॉल्व वगैरह भी करो, क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते। Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story, and I need all of you to stop what you're doing and listen.